Hello everyone. We were talking about the relevancy of the facts. We did the concept of the opinion evidences starting from the section 39 to section 45. हम बात कर रहे थे रेलिवेंसी के बारे में। हम बात कर रहे थे रेलिवेंसी के बारे में, which is chapter 2 and also part 2 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक। यहाँ से हमें रेलिवेंसी के बारे में पता लगता है कि विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अभी हमारा लास्ट टॉपिक रेलिवेंसी में रह चुका है, विच इज सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50, विच टॉक्स अबाउट द करेक्टर एविडेंस, कि करेक्टर एविडेंस हमारे एविडेंस लॉ में रेलिवेंट है या नहीं है। सिविल लॉ में इसका क्या क्राइटेरिया है और क्रिमिनल लॉ में इसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें रेलिवेंट होते हैं या नहीं होते। उसको कवर करने से पहले हमें बेसिक चीजें समझनी होंगी भी करेक्टर होता क्या है। अगर मैं करेक्टर की बात करूं, व्हाट इज करेक्टर, व्हाट इज करेक्टर, उस पर्सन का ये करेक्टर है। फॉर एग्जांपल कि वो इंसान का, जो हम बात करते हैं चरित्र, ठीक है, उसको बोलते हैं करेक्टर। उस पर्सन का ऐसा करेक्टर है। पर्सन का करेक्टर कैसे बनता है कि व्हाट अ पर्सन पोजेसिस, जो चीजें वो पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एजुकेशन से, पेरेंट्स की वैल्यू से, जो उसे सिखाए जाते हैं संस्कार में, जो हम बात करते हैं कि उस पर्सन का, उस बच्चे का करेक्टर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंटल वैल्यूज उसे दी गई हैं, जो उसने एजुकेशन या टीचर्स से जो सीखा है, ठीक है, उससे क्या बनता है, एक पर्सन का करेक्टर बनता है। राइट। सेकेंड वर्ड इज डिस्पोजिशन। इसका क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि वो पर्सन कोई गुस्से वाला है, डोमिनेंट है, जैसे कह देते हैं कि जो मैन है, मैन का डिस्पोजिशन क्या है, थोड़ा डोमिनेंट नेचर वाला है। अगर किसी लड़की का कोई डोमिनेंट नेचर है तो उससे हम क्या कहते हैं, उसका हम करेक्टर नहीं, ये कहते हैं कि उसका करेक्टर डोमिनेटिंग है। उसके जो डिस्पोजिशन है, इट मीन्स कि बेसिक नेचर क्या है, उस पर्सन की बेसिक नेचर क्या है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। करेक्टर क्या होता है कि जो पर्सन अपोजेस करता है, लाइक उसका गुड करेक्टर है, उसका बैड करेक्टर है, राइट, उसका क्रिमिनल करेक्टर है, उसका ऐसा करेक्टर है, राइट। तो डिस्पोजिशन होता है कि बेसिक नेचर क्या है, कि उसका जो फॉर एग्जाम्पल कि वो हमेशा गुस्से में रहता है, राइट। तो उसका बेसिक नेचर को हम बात करते हैं डिस्पोजिशन की। नेक्स्ट वर्ड इज रेपुटेशन। व्हाट डज रेपुटेशन मीन्स? रेपुटेशन का मतलब होता है कि दूसरे लोग इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। करेक्टर का मतलब होता था कि व्हाट अ पर्सन अपोजेसिस। करेक्टर का मतलब होता है व्हाट अदर पर्सन थिंक अबाउट दैट पर्सन, मीन्स कि लोगों का उस पर्सन के प्रति विचार क्या है, मीन्स कंपोजिट ओपिनियन। राइट, आप लिख सकते हो कंपोजिट ओपिनियन, या पब्लिक ओपिनियन भी लिख सकते हो आप, कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है उस पर्सन के खिलाफ। राइट। सो ये तीन वर्ड्स हैं, करेक्टर, डिस्पोजिशन एंड द रेपुटेशन। अगर मैं बात करूं कि अगर आप सेक्शन 46 के ऊपर की हेडलाइन को रीड करोगे, करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, राइट, तो यहाँ सिर्फ वर्ड करेक्टर लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब कि ये सिर्फ इसी को ही कवर कर रहा है, इसको डिस्पोजिशन और रेपुटेशन को कवर नहीं कर रहा? इसको रीड करने, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 50 की एक्सप्लेनेशन को समझना होगा। सेक्शन 50 की एक्सप्लेनेशन करेक्टर के बारे में बताती है। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 46, 47 एंड 49, 48 को इंक्लूड इसमें नहीं किया गया। वर्ड करेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। कि हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेक्टर को एज अ जीनस वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्पोजिशन और रेपुटेशन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट एक्सेप्ट एज अ फोर्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49, एविडेंस
may be given only of the journal reputation and journal disposition। कि हम सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि बीएसए में करेक्टर वर्ड में तीनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं, करेक्टर भी, डिस्पोजिशन भी एंड रेपुटेशन भी। अगर मैं जहाँ बीएनएस की बात करूं, बीएनएस में अगर हम डेफर्मेशन, जो सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस में पुनिशेबल है, वहां पे क्या है कि सिर्फ हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं कि उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर दिया तो उसको हम डेफर्मेशन की डेफिनेशन में हम लेके आते हैं, राइट। तो बट इन द बी ऐसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, करेक्टर में दिस थ्री थिंग्स ऑल। एंड जहां हम सिर्फ बीएनएस की बात कर रहे हैं, किसी हम डेफर्मेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम सिर्फ रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, विच डज नॉट इंक्लूड द डिस्पोजिशन और द करेक्टर, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन को रीड करें, एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जर्नल डिस्पोजिशन एंड general reputation and general disposition, and not of particular acts by which reputation or disposition has been shown, which means कि हम सिर्फ जर्नल चीज की बात करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टांस की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज अ रोबर, या वो कोई डाकू है, ठीक है, वो चोरी करता है, हमेशा चोरी करता रहता है, बट कभी कभार वो चुराए हुए पैसे को गरीबों में बांट देता है। तो हम यहाँ पे उसका जो करेक्टर के बारे में उसका हम देखेंगे, हम जनरली देखेंगे भी हाँ वो डाकू है, हम उसका जो पर्टिकुलर इंस्टांसेस हैं हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें को इन चीजों को इंक्लूड कर रही है एक्सप्लेनेशन कि करेक्टर टू द एविडेंस टू द करेक्टर बी ओनली कन्फाइंड टू द जर्नल इंस्टांसेस, नॉट टू द पर्टिकुलर इंस्टांसेस। कि आपको जर्नल एविडेंस लेके आने हैं, पर्टिकुलर चीज किसी चीज के ऊपर एविडेंस आपको नहीं लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पर्सन का करेक्टर काफी अच्छा है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर उसने एक दिन ना उसके साथ फ्रॉड कर लिया था, भी हम यहाँ पे उसका जर्नली करेक्टर को एडमिसिबल कर रहे हैं, नो टू द पर्टिकुलर इंस्टांसेस लेकर, राइट। तो इसका जो टाइटल था वो क्या कह रहा था, करेक्टर रेलिवेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि एज अ जर्नल रूल करेक्टर इज नॉट रेलिवेंट, बट जहां हम आपको बता रहे हैं सेक्शन 46 से लेके 50, जो ये आपको बताएंगे, सिर्फ वहीं वहीं पे आपका करेक्टर रेलिवेंट होगा, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगा, राइट। तो हम बात करते हैं कि हम सेक्शन 46 से 50 को हम इसको ना टू टाइप्स में, टू हेड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक होगा सिविल लॉ, एक होगा क्रिमिनल लॉ। कि करेक्टर एविडेंसेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेलिवेंट है। अगर मैं सिविल लॉ की बात करूँ, सिविल लॉ में क्या है, मोर एंड लेस करेक्टर एविडेंस इज नॉट रेलिवेंट। कि सिर्फ कुछ ही जगह पे जहां हम आपको बताएंगे सेक्शन 46 एंड सेक्शन 50, जहाँ पे आपको सेक्शन 46 एंड सेक्शन 50 हम बता रहे हैं मोर एंड लेस, ठीक है, सिर्फ वहीं पे रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। तो एज अ जनरल रूल सिविल लॉ में रेलिवेंट करेक्टर नहीं है, ठीक है जी। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, क्रिमिनल लॉ में हमें हमारे पास सेक्शन 47, 48 एंड 49 ये बात करते हैं कि आपके पास कि आप क्रिमिनल लॉ में करेक्टर पे एविडेंस आप दे सकते हो, राइट। क्या देख सकते हो वो कब दे सकते हो, जब हम सेक्शंस को रीड करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, राइट। तो एक एक चीज इसमें हो रहा है भी, सिर्फ क्रिमिनल लॉ में जो ये सेक्शंस हैं, दिस सेक्शंस ओनली टॉक अबाउट द करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड, करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड की बात कर रहे हैं हम इसमें, राइट। तो अगर हम इस चीज को ये समझें कि करेक्टर को हमने एक्सक्लूड क्यों किया गया, एक लॉ मेकर्स ने करेक्टर को क्यों अवॉइड किया, क्यों एक्सक्लूड किया, अगर हम इसके बारे में बात करें,
सो कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ द करेक्टर, exclusion of the evidence on the character is based upon the public policy and fairness, कि हम इसको पब्लिक पॉलिसी और फेयरनेस के ऊपर हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर हम इसका एडमिशन कर लें, अगर हम करेक्टर एविडेंस को हम एविडेंस एज ए एविडेंस लेने लग जाए तो उससे क्या हो जाएगा? सो इट्स एडमिशन वुड सरप्राइज एंड प्रेजुडिस द पार्टीज by how by reckoning upon the whole of their past, कि उन्होंने पहले क्या किया था, तो फिर तो उनके पुराने मुर्दे हम खोदने लग जाएंगे। सो उससे क्या होगा? विच दे डिड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर एंड कम टू कोर्ट, कि वो तो आए हैं सिर्फ इस चीज को लेके भी जो आज का जो हमारा हमारा मसला है, आप खोद रहे हो पुरानी बातें, तो उसका कोई फायदा नहीं हो जाता ना। कि हम यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी और फेयरनेस की बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जो हमारा केस है, आप इस पर देखो कि हो भी, ये भी हो सकता है किसी बुरे इंसान का भी कोई राइट इन्फ्रिंज हो सकता है, राइट? तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो एक चीज ना विगमोर ने कहा था, विगमोर एक तुम्हारे जूरिस्ट है, उन्होंने कहा था कि कोर्ट का काम होता है कि केस को ट्राई करना, नॉट टू द मैन। द जॉब ऑफ द कोर्ट इज टू ट्राई द केस, नॉट टू द पर्सन, राइट? ये चीज आप लिख सकते हो, और अपने एग्जामिनेशन में जब आपका मेंस का क्वेश्चन होगा तो आप इस कोर्ट को स्टार्टिंग में या अपने क्वेश्चंस को एंड करते हुए इसको आप लिख सकते हो। इस इन चीजों से ही हमें मार्क्स में एज मिलती है, राइट? तो हम बात करते हैं सेक्शन 46 के बारे में। तो अभी आपको ये पता लग गया करेक्टर का क्या मतलब है, डिस्पोजिशन का क्या मतलब है, रेपुटेशन का क्या मतलब है, क्यों इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है जी। बिकॉज हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, क्योंकि लॉ जो हमारा है वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ही बनता है हमेशा, कोई भी लॉ है, राइट? तो सेक्शन 46 बात करता है सिविल लॉ के बारे में। In civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned in is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, कि कोई भी किसी पर्सन का करेक्टर वो irrelevant होगा except in so far as such character appears from otherwise irrelevant. It means कि जब जब करेक्टर ही किसी केस में फैक्ट इन इशू बन जाता है, राइट, तो वहां पे आप एविडेंसेस करेक्टर पे लेके आ सकते हो, अदरवाइज देन करेक्टर पे एविडेंस इन द सिविल केसेस नहीं आ सकता। अगर हम बात करें क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जहां जहां पे आप इसको फैक्ट इन इशू जैसे जैसे बनता है, फॉर एग्जांपल कि वुमेन ने अपने डब्ल्यू ने एक लड़की ने एक बॉय के ऊपर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, जो बॉय है, बॉय ने कोई प्रॉमिस किया था भी हाँ जी हम शादी करेंगे, राइट? प्रॉमिस टू मैरी था, बाद में इसने ब्रीच कर दिया। लड़की ने सिविल सूट डाल दिया कि मुझे तो जी इसने प्रोमिस टू मैरी किया था, इसने इसका भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पे लड़का कह रहा है कि जो ये लड़की है, लड़की का इमोरल करेक्टर है, तो इस वजह से मैं इससे शादी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ मैंने पहले किया था बट इस वजह से मैं ब्रीच कर रहा हूँ। तो क्या उस लड़की का इमोरल करेक्टर है या नहीं, अब ये क्या बन गया? फैक्ट इशू बन गया। तो यहाँ पे करेक्टर एविडेंसेस आ सकते हैं, अदरवाइज देन नहीं आ सकते। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि ए और बी, आप कोई डेफर्मेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जहां पे ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया डेफर्मेशन का। बी कह रहा है कि जो ए की तो ये रेपुटेशन बहुत ही खराब है, कि उसका तो करेक्टर बहुत, उसने कुछ करेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया। तो यहाँ पे इफेक्टिव इशू क्या बन गया कि क्या उसका करेक्टर ऐसा है, तो इसके ऊपर एविडेंसेस आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि जहाँ पे कोई हस्बैंड या मदर या फादर ने किसी बच्चे की कस्टडी लेनी होती है,
तो कस्टडी वाले केसेस में करेक्टर ऑफ द पेरेंट इज एन इफेक्टिव इशू, वो वहां पे रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि किस पेरेंट की किस पेरेंट का करेक्टर कैसा है, ठीक है, टू डिटरमाइन कि हम हु इज फिट फॉर द कस्टडी ऑफ सच चिल्ड्रन, राइट। तो ऐसे केसेस में आप करेक्टर एविडेंस दे सकते हो इन द सिविल सूट्स। अगर मैं बात करूं कि आप कहाँ आप नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि जो तूने मुझसे लोन लिया था कि वो मुझे फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन ए ने सूट सूट फाइल कर दिया। बी बी कहता है कि जो ए है, बी कहता है जो ए है, ये एक मनी लेंडर है, ये तो हर किसी को एक्सप्लोर करता है। तो ये कोई मतलब नहीं है भी आपका फैक्टिंग इशू क्या है कि क्या तूने ए से पैसे लिए थे तो क्या तूने उसकी क्या तूने रीपेमेंट की थी या नहीं की थी। तो यहाँ पे जो ए का कुछ भी करेक्टर है, चाहे उसका करेक्टर कोई गलत करेक्टर भी हो, तो इट इज नॉट द फैक्टिंग इशू और द रेलिवेंट फैक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप करेक्टर एविडेंस आप नहीं दे सकते। और आप कहाँ पे दे सकते हो, अभी हम इसके साथ सेक्शन रीड करते हैं, सेक्शन 50। 50 बात करता है कि डैमेजेस के केसेस में, फॉर एग्जांपल कोई डेफामेशन का केस है, किसी एक तो केस हुआ किसी एक्टर के खिलाफ, किसी एक्टर ने किसी पर्सन के खिलाफ कोई सूट फाइल कर दिया डेफामेशन का कि उस पर्सन ने मुझे डिफेम किया है, ठीक है। एक तो होगा सेलिब्रिटी का केस, एक होगा किसी ऑर्डिनरी पर्सन का केस, ठीक है, एक होगा किसी बिजनेसमैन का केस, एक होगा किसी लेबर वाले का केस। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में क्या डेफामेशन सेम मिलेगी? सेम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज हर पर्सन की रेपुटेशन अलग अलग है। उसे सेलिब्रिटी को हजारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, बिजनेसमैन को सौ या हजारों लोग जानते हैं, लेबर वालों को 100 200 लोग जानते हैं। तो हर पर्सन की रेपुटेशन डिफरेंट डिफरेंट है और वहां पे डैमेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से करेक्टर क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू ही बन जाता है, एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि उस पर्सन की रेपुटेशन या करेक्टर कैसा है, उसी हिसाब से उस पर्सन को डैमेजेस वगैरह मिलते हैं। सो टू एसरटेन, तो अगर हम आप सेक्शन 50 को, चाहे आप 46 का ही पार्ट बना लो, चाहे आप इसको डिफरेंट आप इसको रीड कर लो, राइट। तो आप यहाँ पे भी करेक्टर एविडेंस दे सकते हो। हम रीड करते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 बात करता है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages, कि आप उसका करेक्टर को एविडेंस देके जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, विच ही ought टू रिसीव इज a relevant fact। तो वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम एक एग्जांपल लें, इफ हम ये एग्जांपल ना सेक्शन 48 में भी हम इसको लेंगे, अब प्रोस्टिट्यूशन के एग्जांपल के बारे में, कि नो डाउट कि हर एक पर्सन की एक अपनी करेक्टर है, हर पर्सन का अपना एक रेपुटेशन है। तो बट हम एग्जांपल लेने की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो है, एक तो किसी एक तो किसी सेलिब्रिटी की या किसी ऑर्डिनरी पर्सन की इंसल्ट की गई या डिफेमेशन किया गया, राइट। एक किसी प्रोस्टिट्यूशन की इंसल्ट वगैरह की गई, नो डाउट शी इवन दो शी प्रोस्टिट्यूट, या हम इसको सेक्स वर्कर भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि चंद्रचूड़ सर ने कहा था कि आपको वर्ड प्रोस्टिट्यूट आपको वर्ड यूज नहीं करना है, यू शुड यूज द वर्ड सेक्स वर्कर्स, राइट। तो इसमें आप ये चीज थी कि आप जो डैमेजेस की अमाउंट होगी, इट वेरीज टू पर्सन। अगर हम मैं अपनी बात कर लूँ या मैं किसी प्रधानमंत्री जी की बात कर लूँ, तो वहां पे डैमेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, बिकॉज रेपुटेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको एसरटेन करने के लिए भी कितनी डैमेजेस दिया जाएगा, उसके ऊपर आप करेक्टर एविडेंस आप दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्रिमिनल।
क्रिमिनल केसेस में क्या आप एविडेंसेस दे सकते हो या नहीं दे सकते? सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि आप क्रिमिनल केसेस में आप एविडेंस कब दे सकते हो एंड कब आप एविडेंसेस आप नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूं कि सेक्शन 47 आपका बात करता है कि वैसे मैं आपको बिना सेक्शंस के पहले ऐसे बता देता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में क्या है कि जो आप किसी पर्सन के एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर आप गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हो कि उस पर्सन का सर जो करेक्टर है ही इज अ गुड पर्सन, कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने पहले कभी कोई चोरी वगैरह नहीं की, इज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है जी, या आप उसने किया है तो आप उसको देखे कि उसकी सजा कम की जा सकती है। इट इज द जनरल रूल कि आप किसी एक्यूज्ड के ऊपर उसके गुड करेक्टर के ऊपर आप एविडेंसेस दे सकते हो, एंड आप बैड करेक्टर के ऊपर आप एविडेंस आप नहीं दे सकते। आप सिर्फ बैड करेक्टर के ऊपर एविडेंस आप तब दे सकते हो जहां पे आपके ऊपर, जहां पे डिफेंस एडवोकेट, डिफेंस काउंसिल गुड करेक्टर का एविडेंस दे रहा है, तो उसको रिबट करने के लिए आप बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। अदर देन वाइज आप उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते। आप आप बैड करेक्टर का आप एविडेंस आप नहीं दे सकते। राइट। अगर हम सेक्शन 47 को रीड करते हैं, सेक्शन 47 कहता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट। In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character is relevant। कि वो पर्सन का करेक्टर गुड है, तो इस तो आप इसके ऊपर जो इसके ऊपर एविडेंसेस आएंगे, सच एविडेंसेस आर रेलिवेंट फैक्ट। राइट। तो इसके ऊपर आप एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि ए इज चार्ज्ड विद थेफ्ट। ए के ऊपर चोरी का चार्ज लगा, उसने विटनेसेस को लेके आया, उसने ये प्रूव किया कि विटनेसेस ने कहा कि सर ही इज ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग पर्सन, कि सर ये ऐसा नहीं कर सकता, ही इज लॉ अबाइडिंग पर्सन, इसके ऊपर पहला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो हिज गुड करेक्टर मेक्स इट लेस लाइकली दैट ही वुड स्टील। राइट। तो आप ऐसे गुड एविडेंसेस के ऊपर आप एविडेंस, गुड करेक्टर के ऊपर एविडेंस आप दे सकते हो। सेकंड चीज क्या है, अगर हम बात करें कि कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, ठीक है, उसका ऑब्वियसली बात है कि गुड करेक्टर है। एक हमारे पास ना अप्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, जिसको POA भी बोल देते हैं, कि वहां पे गुड करेक्टर देखा जाता है कि अगर पर्सन कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने पहले कोई इसका हिस्ट्री शीट, क्रिमिनल हिस्ट्री शीट उस पर्सन की नहीं रही है, तो उस पर्सन को POA के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे करके वहां पर भी रेलिवेंट हो जाती है हमारा गुड करेक्टर के ऊपर। राइट। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक अ, इसमें आप देख सकते हो कि क्रिमिनल केसेस में गुड कंडक्ट के ऊपर एविडेंसेस क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल कि किसी कोई ए पर्सन है, ए पर्सन ने कुछ चोरी कर ली, उसने चोरी इस वजह से की कि उसके घर पे सब भूखे वगैरह थे, या खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी मदर को कुछ फूड देने के लिए अपनी सिस्टर या अपनी डॉटर या अपनी किसी को भी फैमिली मेंबर के किसी भी मेंबर को खाना देने के लिए उसने चोरी कर ली। तो क्या ये गुड मोटिव लगा लो या गुड चीज लगा लो कि क्या इस चीज से वो बच सकता है? लो हमारा सीधा सीधा कहता है कि किसी पर्सन का चाहे कुछ भी मोटिव है, गुड मोटिव है, इट इज नॉट रेलिवेंट, उस पर्सन को सजा मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज हम जब BNS वर्ड, जब हम BNS पढ़ेंगे वहां पे वर्ड लिखा हुआ है शैल, कि एवरी पर्सन शैल बी पुनिशेबल फॉर द एनी एक्ट, जो भी हमारे BNS के अंदर आ रहे हैं, ऑफेंसेस आ रहे हैं। तो मीन्स कि चाहे उसका गुड मोटिव था, हम यहाँ पे भी उसको पुनिशेबल कर रहे हैं। तो क्या फिर कोई कोर्ट उसको कोई बेनिफिट दे सकता है इस चीज का? जब कोर्ट
सेंटेंस इशू करेगा कि आपको इतनी साल की सजा होनी चाहिए, वहां पे इस चीज को कंसीडर करते हुए सजा को कम रख सकता है। तो आप देख सकते हो कि वाइल एसर्टेनिंग या डिटरमाइनिंग द सेंटेंस, गुड गुड करेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाता है। हमारे पास इसके ऊपर एक केस लो है, भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज द केस लॉ ऑफ 1965 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया करेक्ट करेक्टर एविडेंस इज वीक टाइप ऑफ एविडेंस। करेक्टर एविडेंस इज वेरी वीक एविडेंस। इट कैन नॉट आउटवे it cannot outweigh uh, positive evidences in regard to the guilt of the person, in regard to the guilt of the accused person। कि जहां पे हमारे पास कुछ दूसरे एविडेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि ए पर्सन ने ही मर्डर किया है, बट हमारे पास कुछ करेक्टर एविडेंस भी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि ये तो इससे कम कर ही नहीं सकता। तो ये कहने की सिर्फ इसी के ऊपर हम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है जी। तो करेक्टर एविडेंस डज नॉट आउटवे द पॉजिटिव एविडेंस विच या इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, राइट। बट इट इज यूज्ड फॉर but it can be used for determining the sentence, कि उसको सेंटेंस कितना दिया जाना चाहिए, क्या उसको 200 एक साथ 6 महीने कितनी सजा देनी चाहिए, और क्या उस पर्सन को अप्रोबेशन पे भी रिलीज कर सकते हैं। तो इन दो के ऊपर करेक्टर एविडेंस क्रिमिनल लॉ में दिया जा सकता है, राइट। तो सेक्शन हम इसके बाद रीड करते हैं, सेक्शन 49 और 48 से पहले 49 हम रीड करते हैं। प्रीवियस बैड कंडक्ट करेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। इट मींस एज अ जनरल रूल आप किसी पर्सन के ऊपर बैड करेक्टर के एविडेंसेस को आप नहीं लेके आ सकते, बट कहाँ लेके आ सकते हो, जहां हम आपको अलाउ कर रहे हैं exception. In criminal proceedings, the fact that the accused has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character। मैंने आपको बताया था कि अ, जहां इस पर्सन का, जहां इस ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो गुड करेक्टर का पर्सन हूँ, मेरे पास एविडेंसेस हैं, विटनेस भी ये कह रहे हैं, तो जब इसने एविडेंस दे दिया गुड करेक्टर का, तो अभी इसको निगेट करने के लिए दूसरी पार्टी बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकती है, राइट। इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट, राइट। ये तो इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सप्लेनेशन वन के अंदर है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस। इट मीन्स कि जो ये इस सेक्शन का जनरल रूल है कि करेक्टर बैड करेक्टर के ऊपर आप क्रिमिनल लॉ पे एविडेंस सब नहीं लेके आ सकते, ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी टू केसेस इन विच बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ एन इशू। कि जहाँ पे बैड करेक्टर का एविडेंस इटसेल्फ ही इशू में है, वहां पे आप बैड करेक्टर का एविडेंस लेके आ सकते हो, वहां पे सेक्शन 49 का जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो अगर एक्सप्लेनेशन टू टू का कह रही है कि a previous conviction is relevant as evidence as background, ये एक तरह का एग्जांपल लगा लो, राइट। कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई केस चल पड़ा ए वर्सेस बी, राइट। तो यहाँ पे जो बी है, ए कह रहा है कि जी सर बी में पहले भी कन्विक्ट हुआ था, बिकॉज हमारे पास ना जब हम बीएनएस पढ़ेंगे तो पहले सेक्शन 75 था कि जहाँ पे आप सेम पर्सन अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है सिमिलर ऑफेंसेस के लिए,
तो वहां पे उसकी आप सजा को इनहेंस कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टिंग इशू बन जाएगा कि क्या वो पर्सन पहले भी कन्विक्टेड था। बिल्कुल, ये एक तरह का क्या बन गया, फैक्टिंग इशू बन गया। तो इसको प्रूव करने के लिए आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि आप जो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन है उसको आप साबित करके। तो एक तरह का वो भी क्या बन जाता है कि उस पर्सन का एक बैड करेक्टर था। तो अब प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल लूँ सेक्शन 49 में एक और, कि जहाँ पे एक कहता है कि सर कि मैं तो ऑनेस्ट बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं किए हुए। But यहाँ पे प्रोसिक्यूशन, सो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कैन ब्रिंग द पास्ट फ्रॉड केसेस, ठीक है, कि जो ए के ऊपर पास्ट में कोई फ्रॉड केसेस चले थे, वो इस चीज को ले आकर उसके गुड एविडेंस को रिबट कर सकती है, राइट। तो ये हमारा सेक्शन 49 बात करता है। 47 को आपने 49 के साथ रीड करना है। हम बात करते हैं अभी सेक्शन 49 की। जो सेक्शन 49 है, ये पहले क्या था सेक्शन, ये हमारा पहले सेक्शन 53A था। दिस इज द सेक्शन 53A, right, and which was introduced in the year of the 2013 criminal amendment। जब क्रिमिनल अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे क्रिमिनल लॉ में, सीआरपीसी में, एविडेंस लॉ में, आईपीसी में, ठीक है जी। तो यहाँ पे 53A को भी इंक्लूड किया गया। 53A क्या बात करता है, एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस, कि कहाँ पे कि आपको जहाँ पे कोई रेप का या मोडेस्टी आउटरीचिंग द मोडेस्टी की केसेस हैं, वहां पे आप उस फीमेल के अगेंस्ट करेक्टर एविडेंसेस आप नहीं दे सकते। आप क्या नहीं दे सकते, करेक्टर, उस पर्सन जो विक्टिम है, जो वो लेडी है, जो वो गर्ल है, आप उसके खिलाफ आप करेक्टर एविडेंस आप नहीं दे सकते। हम एग्जाम्पल्स को रीड करें। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्स वर्कर है, कोई सेक्स वर्कर है, इसका भी रेप हो सकता है, राइट। अगर सेक्स वर्कर का रेप होता है, तो डिफेंस एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि सर कि शी वाज अ सेक्स वर्कर, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट, तो आप तो भी इसकी तो कंसेंट है ही है, राइट। तो आप उसके पास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्सेज के बारे में आप एविडेंसेस को नहीं लेके आ सकते, ठीक है जी। और उसके आप उसका जो करेक्टर है, जो इस लेडी का कैरेक्टर है, आप उसके ऊपर एविडेंसेस आप नहीं लेके आ सकते। जनरली एडवोकेट्स एंड जजेस इसी चीज पे गलती करते हैं कि वो ये चीजें को खोदना शुरू कर देते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा था। बट ये तो हमें साफ साफ क्या कह रहे हैं 2013 से, कि आप उसके ऊपर एविडेंस सब नहीं लेके आ सकते। इट इज नॉट एन रेलिवेंट फैक्ट, राइट। आपको सीधा आपको आपको ये देखना है क्या इस लेडी का रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्या एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी इसके सेक्शन 63 के जो एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस लड़की कंसेंट है या नहीं है। आपको उसके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में आपको बात नहीं करनी है, राइट। हम सेक्शन को रीड करते हैं। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, सिर्फ इन्हीं सेक्शन की में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 64 विच टॉक्स अबाउट द ऑफेंस punishment about the rape, right? 64, 65, 66, 67, 68, सेक्शन 69 जो इसी साल इसी बीएनएस में एक नए ऑफेंस बन के आया है, ठीक है जी। सेक्शन 70, 71 एंड 74। 74 इज द सेक्शन 354, 354 आईपीसी, जो पहले था, विच टॉक्स अबाउट द आउटरेजिंग द मॉडरेस्टी ऑफ द वुमेन। 75, 70 वो आ गई, 354 ABCD वाली ये अभी आ गई। 74 से आगे 75, 76, 77 एंड 78 विच टॉक्स अबाउट द स्टॉकिंग ऑफ द BNS और फॉर अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट भी कवर है। एंड वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज इन इशू, कि जहाँ पे जो भी एक लड़की है उसकी कंसेंट के ऊपर एक
क्वेश्चन इशू बना हुआ है कि उसके उस लेडी की कंसेंट थी या नहीं थी, उसको प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस ऑफ द करेक्टर एंड प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस के बारे में आप एविडेंस नहीं लेके आ सकते, दैट इज नॉट एन रेलिवेंट एविडेंस। हाँ जी, वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज इन इशू, एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ द विक्टिम, ठीक है जी, उसका करेक्टर कैसा है, अश्लील करेक्टर वगैरह वगैरह, आप ऐसे एविडेंसेस आप नहीं लेके आ सकते कि फॉर एग्जांपल कि कि इसने तो ये पहले भी किया है इस पर्सन के साथ, और इसने दो तीन लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, ठीक है जी, और द सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, यहाँ पे वर्ड क्या है, एनी पर्सन है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी एक बॉय और एक गर्ल, रेप के लड़की ने लड़की के ऊपर रेप केस डाल दिया, तो लड़का ये भी अपील नहीं ले सकता कि सर कि हमने पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में भी वो जो लड़का है वो एविडेंस नहीं लेके आ सकता। इस पे सिर्फ ये इंक्लूडेड नहीं है कि इसने ए बी सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ किया था, ये अपने ऊपर भी एविडेंसेस को यहाँ पे नहीं लेके आ सकता टू अप्रूव कि इस लड़की की कंसेंट थी, राइट, or of such person's previous sexual experience with any person shall, word क्या है, shall not be irrelevant on the issue of such consent or the quality of consent, कि उस लड़की की कंसेंट के ऊपर कोई भी अगर इशू फ्रेम होता है, फैक्ट इशू बनता है, तो आप उसके ऊपर एविडेंस आप नहीं लेके आ सकते, राइट। तो ये थे हमारे सेक्शन 47 से लेके 50 विच टॉक्स अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ द करेक्टर, कि आपको करेक्टर के ऊपर आपको रेलिवेंसी आपको एविडेंसेस कब दे सकते हैं आप। तो फटाफट एक बार ओवरव्यू कर लें कि सेक्शन 46, अगर हम बात करें इसके पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक बात करते हैं रेलिवेंसी के बारे में, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 बात करते हैं सिविल लॉ के बारे में। सिविल लॉ में सिर्फ जहाँ पे फैक्ट इन इशू कुछ करेक्टर बन रहा है, सिर्फ उसी केसेस में आप रेलिवेंट फैक्ट आप एविडेंस के करेक्टर के ऊपर आप एविडेंस आप दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी जहाँ पे प्रोमिस टू मैरी ब्रीच हो जाता है और लड़का कहता है इमोरल कैरेक्टर की लड़की है तो इस वजह से मैं उसके साथ शादी नहीं कर रहा, राइट। सेक्शन 50 में हमने बात की थी डैमेजेस के बारे में, जहाँ पे हमने डैमेजेस को एसरटेन करना है कि इसकी अमाउंट क्या होगी, एंड करेक्टर एविडेंस उसको ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, राइट। तो वहां पे आप करेक्टर एविडेंस दे सकते हो। अगर हम आगे बात करें जो सेक्शन हमारे पास सेक्शन 47 से लेके सेक्शन 47 एंड 49 को आपको एक साथ पढ़ना है। 47 बात करता था कि गुड करेक्टर का एविडेंस कहाँ पे इरेलीवेंट होगा, राइट, वो कह रहे थे एज ए जनरल रूल आप गुड करेक्टर ऑफ द एक्यूज पर्सन के ऊपर आप एविडेंस दे सकते हो। बैड करेक्टर के ऊपर एविडेंस सिर्फ तब दे सकते हो जहां पे सामने वाली पार्टी ने गुड करेक्टर का एविडेंस दिया हो या बैड करेक्टर का एविडेंस खुद में ही फैक्ट इन इशू हो, वहां पे आप बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हो, अदर देन वाइज आप बैड करेक्टर का एविडेंस आप नहीं दे सकते। सेक्शन 48 बात करता था कंसेंट के बारे में कि आप विक्टिम के करेक्टर एंड प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन के बारे में आप बात नहीं करोगे, जहाँ पे हम कंसेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें ऑफेंसेस भी बता दिए थे, रेप एंड आउटरेजिंग वाले ऑफेंसेस हैं, राइट। तो वहाँ पे आप एविडेंस उस विक्टिम का नहीं लेके आ सकते। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द रेलिवेंसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 51 ऑनवर्ड्स बात करेंगे विच टॉक्स अबाउट द प्रूफ। अभी तक हमने देखा कि रेलिवेंट कौन कौन से फैक्ट्स कौन कौन से एविडेंसेस रेलिवेंट हैं। अब उन रेलिवेंट फैक्ट्स को लेके आपको चीजें प्रूव कैसे करनी है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी को कोई इशू है, किसी को कुछ क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या आप मेरे को व्हाट्सएप पे
मैसेज कर सकते हो, आपको मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।